वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट है 20 जनवरी। 20 जनवरी के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चाहो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, पेड ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन करके जितनी भी पीडीएफ है वो आप इजीली ले सकते हो। और ये साथ में हमारी जो डेली पीडीएफ है वो यहाँ पे सारी अपलोड की जाती है, राइट। आर्टिकल्स आज सिर्फ 5 ही हैं, आप रीड कर सकते हैं पांचों आर्टिकल्स के नेम, जिसमें से सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे पावरिंग प्रोग्रेस। फिर है डिजिटल डिलेमा, ग्रीन हाइड्रोजन, हिमालयन वुल्फ और क्लेanलीनेस। तो मेन आर्टिकल्स जितने भी हमारे हैं ये मेंस के पर्सपेक्टिव से रहेंगे। यूपीएससी मेंस में इन सबसे क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में कैसे भी करके पुट अप किए जा सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारा फर्स्ट आर्टिकल कहता है पावरिंग प्रोग्रेस। प्रोग्रेस किसके बीच में बात हो रही है? ये प्रोग्रेस की बात हो रही है इंडिया और नेपाल के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और नेपाल, बिकॉज रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बेटर हो रहे हैं, ठीक है। उसी के सेंस में यहाँ पर रिलेशन बेटर करने के लिए ही बोला जा रहा है कि इंडिया और नेपाल, जिसमें आपस में कल्चरल हेरिटेज, म्यूचुअल कनेक्शंस इंप्रूव हो रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली ही नेपाल ने इंडिया को आगे आने वाले टाइम के लिए जो है 10,000 मेगावाट्स की एनर्जी सप्लाई करने की बात की है, ठीक है। वहां पे ये अग्रीमेंट को अभी रिसेंटली साइन किया गया है, एमओयूज आपस में साइन किए गए हैं। और 7th अभी मीटिंग हुई है इंडिया और नेपाल की जॉइंट कमीशन की। वहीं पर ही ये सारे जितने भी आप लाइंस देख रहे हैं उनके बीच में रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिसेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कर्नाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सब स्टार्ट किए गए हैं। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की भी यहाँ पर बात की गई है। बाकी कल्चरल टाइज तो हमारे वैसे ही बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नेपाल गए, लुम्बिनी गए। तो ये सब जगह जो है, ये सब जाना, बायलैटरल डायलॉग्स का होना, ये सब तो ऑलरेडी हमारे हो रहे हैं। तो प्रोग्रेस जो है वो इस चीज में हो रही है, क्योंकि हुआ ये था कि वैसे तो देखो इंडिया नेपाल के रिलेशंस बढ़िया है, लेकिन कुछ टाइम पहले बॉर्डर इश्यूज आए थे। ये बॉर्डर इश्यूज मैंने कई बार अपने वीकली करंट अफेयर्स में, और जो हम मैं एक अपलोड करती हूँ प्लेसेस इन न्यूज ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, उसमें मैंने ये सारी चीजें कवर कराई हैं। वैसे तो अब देखिए प्लेसेस इन न्यूज का सितंबर मंथ का भी एपिसोड आ चुका है, आप लोग चाहें तो बिल्कुल उसको भी कवर अप कर सकते हो। सितंबर मंथ की प्लेसेस कौन कौन सी न्यूज में थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पे अपलोड हो चुका है। आई होप आप लोग उसको देख करके अपने आर्टिकल्स को कंप्लीट करके सारी चीजें उसमें बिल्कुल हम आप लोग अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना, मतलब जैसे भी आपको टाइम मिले, जैसा भी हो उस हिसाब से अपना पूरा आर्टिकल्स के लिख लेना, क्योंकि इन सबसे बहुत सवाल बनते हैं और हमें आने बहुत जरूरी है। इन सबसे सवाल हमसे जो भी पूछा जाए हमें आने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब मैंने वहां भी कवर करा, मैं यहाँ भी बता देती हूँ। बॉर्डर इश्यूज 3 चीजों की वजह से थे। एक तो थे लिम्पी या धुरा, एक था लीपू लेक, और एक काला पानी। ये वो अंडमान निकोबार वाला काला पानी नहीं है। तो ये सब डायलॉग्स थे। तो अब ये बेटर हो रहे हैं, और बेटर हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि भैया प्रोग्रेस जो है वो काफी ज्यादा डेवलपमेंट में जा रही है। तो यही चीज है इसके अंदर, समझ गए। तो ये है इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको एग्जैक्टली ऐसे ही पता होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये प्रोग्रेस थी फर्स्ट इंडिया नेपाल की। ऐसे ही हम लोग सेकंड देखते हैं डिजिटल डिलेमा, बिकॉज आप लोगों को भी पता है कि डिजिटली अब डिजिटल होना हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। और इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स भी हैं, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी इशू यही है कि इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रही हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, हमारी प्रिवेसी छीनी जा रही है, हमसे हमारी
जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, प्रिवेसी, वो सब हमसे जो है वो ले ली जाती है। तो इसी को बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, ये पूरा अगर एक रेगुलेशन सही होगा तो एक ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट पर लोगों का बिल्ड हो पाएगा। इंटरनेट यहाँ पर अब डीप फेक वीडियोस आने लग गई, अब एआई आ गया, आपने सुना ही होगा। एक बहुत ज्यादा फैली थी राश्मिका मंदाना जो है एक्ट्रेस, साउथ की एक्ट्रेस है, लेकिन अब बॉलीवुड में भी काफी मूवीज कर चुकी है। तो उनकी एक डीप फेक वीडियो वायरल हो गई, तो उस हिसाब से वो काफी ज्यादा न्यूज ये बन गई। तो डीप फेक वीडियोस जो है ना, ये जो हो रही है कि भाई किसी भी पर्सन की कोई भी पिक्चर के साथ कुछ भी किया जा सकता है, तो वो जो चीजें हैं ना इंटरनेट पे, इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। तो मार्केट कैसी है, पूरी की पूरी अनरेगुलेटेड। सेम हाल ऑनलाइन गेमिंग का भी है। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से इलीगल गैम्बलिंग और बेटिंग मार्केट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है इंडिया में। और इनका खुद का जो पूरा एक प्रॉफिट और टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कई कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर बैन भी किया है, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि इंटरनेट तो क्रॉस बॉर्डर भी चलता है। ठीक है, तो सरकार यहाँ पे 2021 में लेके आई थी, लेकिन पूरी तरीके से इसको नहीं एक प्रॉपर रखा गया। जबकि यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, वहां पे प्रॉपरली एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जो कि इस पूरे पे रेगुलेशन रख के पूरा एक रिपोर्ट तैयार करके देती है, जबकि इंडिया में ऐसी चीज नहीं है। आईएमएफ के हिसाब से भी हाई टैक्सेस लगाना, ये सब चीजें जो है इकोनॉमी को इम्प्रूव करती हैं यहाँ पर। लेकिन लोगों पर तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती ही है ना, लोगों को तो समस्याएं इससे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है ना। आप रीड भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके सामने है बिल्कुल रीड करने के लिए। ये देखिए आप। तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेप्स लिए, ये वाला बताया जैसे मैंने, तो इसके लिए एक अर्जेंटली एक सेटअप लगाने की जरूरत है ताकि इन चीजों को इम्प्रूव किया जा सके। आप इसमें रीड कर सकते हो। इसमें अपने को ये भी डेटा दिया है कि गेमर्स की जो लिस्ट है वो 373 मिलियन गेमर्स है। तो बहुत अच्छे खासे अमाउंट में गेमर्स है जिनको रिस्क से यहाँ पे बचाया जा सकता है। वही हमारा थर्ड आर्टिकल है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने कई बार अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, बहुत ही क्लीन एक एनर्जी सोर्स है हमारा। इंडिया ने भी यही बोला है कि 2030 तक आते आते 5 मिलियन टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोड्यूस की जाएंगी। इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन आज के समय में जो मिलती है वो करीब करीब यहाँ पर 4 से 5 किलोग्राम तक मिलती है, $4 to $5 पर किलोग्राम। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन का डबल प्राइस ही ऑलमोस्ट। तो इसी के लिए ये कि हम लोगों को यहाँ पर ये एक जो कॉस्ट का जो है उसको पहले तो रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर वो $2 पर केजी मिलती है तब तो उसको यूज करना हमारे लिए पॉसिबल भी हो पाएगा। तो यही बोला कि कॉस्ट रिडक्शन के लिए हो या फिर सरकार यहाँ पे कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करे ताकि बाकी सब लोग जो है उसको अफोर्ड कर पाए। और जो हम लोग अपना टारगेट रखते हैं रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को लेके आने का, वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर पाए। और जितना भी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में एक्सपेंसेस लगते हैं उसको यहाँ पर सरकार जो है वो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेटिव R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब कुछ प्रोवाइड करे। इसके लिए सरकार ने देखिए 2022 में भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें डीकार्बनाइज किया जाएगा, कार्बन के यूज को कम किया जाएगा। उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट भी यहाँ पे सैंक्शन किया है। ठीक है, साथ ही साथ 50 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एमिशंस यहाँ पे जो है वो कम किए जाएंगे कि भाई इससे कम तक ही हम लेके आ पाए। ठीक है, ये सब इतने अच्छे अच्छे हमारे गोल्स हैं, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में फिर भी एक वेट एंड वॉच के फेज में ही चल रहा है। मतलब कि अभी करेंगे और उसमें देखेंगे क्या बेटर है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक बेटर हो सकता है ऑप्शन, लेकिन उसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी अपडेट करने की जरूरत है। और उसी के बाद इस पूरे प्रोस्पेक्ट को किया जा सकता है। इंडिया ने यहाँ पर स्टैंडर्ड्स भी लॉन्च करे हैं। ठीक है, ये भी सब स्टैंडर्ड्स वगैरह लॉन्च करे हैं, ग्रीन कंटेंट, ग्रीन स्टील, ये सब कुछ लाने की कोशिश की है ताकि हम लोग 2070 का नेट जीरो एमिशंस, ये टारगेट हमारा किस चीज के लिए है, ये टारगेट हम हमने COP26 ग्लासगो
जो कि स्कॉटलैंड में था, वहां के समिट में तय किया था। तो ये है वो चीज। अभी COP28 में जो UAE में हुआ है, दुबई में, वहां पे हमने फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना, रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। तो ये वही चीज है, ठीक है। ये पूरे आर्टिकल्स हमारे GS पेपर 3 में काम आएंगे। ये सब कुछ GS पेपर 3 का पूछा जाता है, ठीक है। वही हमारा जो फोर्थ आर्टिकल है, हिमालयन वुल्फ। हिमालयन वुल्फ जो है, पहली बार IUCN ने इसको रेड लिस्ट में जो है वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें मतलब अभी जो असेसमेंट हुआ, तो काफी टाइम पहले असेसमेंट था, और इसका रिजल्ट जो है अभी आया है कि हिमालयन वुल्फ जो है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आएगी। नाउ हिमालयन वुल्फ जो है इंडिया में हिमालयाज के रीजन में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सो हिमालयन वुल्फ को अभी वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला है। इंडिया में हिमालयन वुल्फ जो है वो अराउंड अराउंड 227 से इतने अराउंड मिल जाते हैं। हिमालयन वुल्फ का जो साइंटिफिक नेम है वो आप देख सकते हो। हिमालयाज के अराउंड सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा नेपाल, इंडिया, तिब्बतन, क्योंकि हिमालय केवल इंडिया में नहीं है, नेपाल और तिब्बतन प्लाट्यू में भी यहाँ पर उनकी लोकेशन देखी गई है। अब ये जो है काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही थी, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, तो यही लग रहा था कि भाई कंजर्वेशन सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर एक स्टडी वगैरह की गई, और इंडिया में देखा गया, इंडिया में सबसे ज्यादा हिमालयन वुल्फ की जो कैटेगरी है, लद्दाख स्पीति वैली, आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अगर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अगर रेड लिस्ट में अगर किसी भी एरिया को, किसी भी जगह को में रहने वाले किसी भी एनिमल को, उसके हैबिटेट को अगर ये कह देती है कि वो वल्नरेबल है या इंडेंजर्ड है, तो उसका मतलब यहाँ पे उसके, या तो उसके हैबिटेट उसको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, या उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, ताकि वो एक बेटर बनाया जा सके, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहता है इस तरीके से, ठीक है। वुल्फ जो है उसकी इलीगल हंटिंग और ट्रेडिंग भी की जाती है, उसको भी यहाँ पर स्टॉप करने की बात की गई है कि उसी को ही यहाँ पर एक तरीके से रोकने की जरूरत है, इसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। जैसे हम प्रोजेक्ट टाइगर लेते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट लेते हैं, ताकि हम लोग स्टॉप कर सके, सेम ऐसे ही इन सब को भी यहाँ पर मिनिमाइज करने की जरूरत है, एफर्ट्स स्टेप लेने की जरूरत है। और ये ध्यान देना है कि भाई जितने भी यहाँ पर मेथड्स होंगे वो प्रिडेटर प्रूफ होने चाहिए, मतलब कि वहां पे कोई हमला करे ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ हर्डिंग हो रही है, ट्रेडिशन हो रहा है, जो भी है वहां पर बचाएं, और जो भी वहां पर फेरल डॉग्स हैं, जंगली डॉग्स, उनकी आबादी को भी प्रबंधन करें, ताकि उनसे उनको खतरा ना बने, ठीक है भाई। तो ये है आपके इम्पोर्टेंट हिमालयन वुल्फ से जुड़े हुए पॉइंट्स, जो हमसे एग्जाम में डायरेक्टली डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन उस पर भी बन सकता है कि क्या है, क्या कैसे है, ठीक है भाई। ऐसे ही आता है अर्बन क्लेanलीनेस के ट्रिम्स। अब भाई ये आता है कि अभी क्योंकि आपको पता है तो सभी अवार्ड्स को यहाँ पर बांटा गया है, तो उसी से ही अर्बन क्लेanलीनेस आएगा कि भाई अर्बन एरियाज में कितने अमाउंट में क्लेanलीनेस को ध्यान दिया गया। और आपको पता है कि इंदौर फिर से इसमें टॉप में आया है। इंदौर और सूरत को यहाँ पर जॉइंट विनर बनाया गया है 7th नंबर पे कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 7वां लगातार साल इंदौर को फिर से क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। दोनों सिटीज ने यहाँ पर 100% डोर टू डोर कलेक्शन बेस्ड को यहाँ पर बना लिया है, मतलब उन जगह पे टॉप किया जहाँ पे जिन सिटीज की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। तो इंदौर और सूरत उसमें टॉप पे आते हैं। इसमें क्या क्या चेक करते हैं जब भी ये रैंकिंग स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स की दी जाती है, उसमें ये देखते हैं कि भाई घर घर जाके जितना भी एक्सक्रीशन है वो कैसे कलेक्ट हो रहा है, उसको फिर आगे सेग्रीगेट कैसे करें, ड्राई और वेट वाला वेस्ट। उसके बाद पब्लिक एरियाज कितने क्लीन है, वाटर बॉडीज वहां पे कितनी क्लीन है, और लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्लीनलीनेस का क्या सिनेरियो है। बाकी स्टेट में यहाँ पर महाराष्ट्र ने टॉप किया, 89.24% डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है। मध्य प्रदेश भी इसमें काफी आगे है। चंडीगढ़ को भी यहाँ पर सैनिटेशन में काफी सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में दिया गया है। गंगा टाउन, जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है आसपास उसके, उस पूरे टाउन में सबसे क्लीन है वाराणसी। 1 लाख से कम आबादी वाले में, 1 लाख से ज्यादा वाली में तो हो गया ना इंदौर, ज्यादा 1 लाख से कम वाली जिसकी आबादी है जिस शहर की, वो सासवद है।
महाराष्ट्र का महाओ, महाओ जो है ये कहाँ पे एरिया है, ये भी मध्य प्रदेश का कैंट एरिया है। सबसे स्वस्थ छावनी एरिया कैंट एरिया में कहा गया है। और कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव किया करने के लिए बोला गया है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड, त्रिपुरा, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि इन सब स्टेट्स की किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने, किसी भी सिटी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, कोई भी टॉप में नहीं आया है। ठीक है भाई, तो ये चीज है, और आगे आने वाले समय में भी इसको और बेटर करना है। और ये जो अर्बन एरियाज का है, तो इसको पूरा कौन सी मिनिस्ट्री पब्लिश करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी विकास योजना वाली जो मिनिस्ट्री है उस पूरे को देखती है। ठीक है, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के जो हेड है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बोला है कि पहले के टाइम से वेस्ट जो है अब वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, और साइंटिफिकली भी उसको हम लोग प्रोसेस करना जान रहे हैं धीरे धीरे। तो कंक्लूजन यही है कि अगर सिटीज को अवार्ड यहाँ पे दिए जाएंगे, ये हमें बताया जाएगा कि कौन सी सिटी ने प्रोग्रेस करी है, कौन सी सिटी को और डेवलपमेंट की जरूरत है, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करना है, एक सिटी दूसरे सिटी से कैसे सीख सकती है। तो वो सारी चीजें जो है हमको एक नया प्रारूप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगी। तो ये जो 100% क्लेanलीनेस के ऊपर की जर्नी है वो यहाँ पर और सही हो सकती है। राइट, अगला आर्टिकल आता है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो कि सब्सिडीज पे आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपको पता है कि हर बार कोई ना कोई रिलीज होती रहती है, तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी सब्सिडीज के ऊपर रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है। तो भाई इसके जो सारी बातें ठीक लिखी हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो भी स्टेट्स हैं वो एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉसिल फ्यूल सेक्टर्स में सब्सिडीज को काफी ज्यादा बढ़ा रही हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कंट्रीज ने 577 बिलियन को यहाँ पर स्पेंड करा है ताकि बाकी सबके प्राइस को लोअर किया जा सके। ठीक है, $, 0.10 पर लीटर इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। ठीक है भाई, जिससे हमारी डीजल और रिटेल प्राइस वगैरह इन सब में भी काफी फर्क पड़ा है। तो रिपोर्ट ने ये सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करके सब्सिडीज की इंपॉर्टेंस को भी यहाँ पर दर्शाते हुए सारी बातों को बताया है। राइट, ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है बायोस्टिमुलेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बायोस्टिमुलेंट्स होते क्या हैं। ये कई बार एग्जाम में इनसे सवाल बनते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर दी बायोस्टिमुलेंट्स। ठीक है, जैव उत्तेजक कहते हैं इनको। तो सवाल ये है कि बायो स्टिम्युलेंट्स जो है ये प्रोडक्ट है कौन से। तो देखिए भाई, बायोस्टिमुलेंट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब आप किसी सीड या फिर किसी एरिया में उसको अप्लाई करते हो तो वो इजीली वहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टिमुलेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में और ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लांट प्लांट की ग्रोथ, उनका न्यूट्रिशन और उनका स्ट्रेस संभालने का जो पूरा एक शक्ति होती है उसको और ज्यादा बेटर बना देते हैं, उसे कहते हैं बायोस्टिमुलेंट्स। ठीक है, तो जो प्लांट है, पौधों की शारीरिक प्रक्रिया जो है उगने की, उसमें उत्तेजना लेके आती है। इंडिया ने इसके लिए बिल्कुल जो है रेगुलेशंस अलग से लेके आए हैं। ठीक है, इंडिया इसको प्रोवाइड करता है प्रॉपर तरीके से, ताकि प्लांट को जो है एक बेटर फ्लावर उसमें उग पाए, हॉर्टिकल्चर अच्छा हो सके, आसपास के और जो भी फ्रूट्स हैं वो उसमें सही तरीके से ग्रो हो सके। आप ये कह सकते हो कि प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर लेते हैं, चाहे उसमें ह्यूमस को इंक्लूड किया जाए, ह्यूमिक सब्सटेंस हो गए, उसमें बैक्टीरिया डाल दो, फंजाई को इंक्लूड कर दो, उसमें सी वीड्स को इंक्लूड करो, इन सब प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करके स्टिमुलेंट्स को यहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने बायो स्टिमुलेंट्स को लेकर के भी यहाँ पर काफी सारी जो है वो ऑर्डर्स वगैरह निकाले हैं कि हम लोगों को जब भी इसको यूज करना है, इसकी मार्केटिंग करनी है, उसके लिए यहाँ पर पूरा एक रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब आती है क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो सब्सिडीज पे जो रिपोर्ट निकाली है। ठीक है भाई, तो उसी के ऊपर है पूरा। वर्ल्ड बैंक ने, या भी की रिपोर्ट नहीं है, हो गया इसको काफी टाइम। तो रिपोर्ट में यहाँ पर सब्सिडीज वगैरह के ऊपर बात करी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया है उसी से जुड़ा हुआ ये वाला पूरा आर्टिकल है। तो आपको इसी तरीके से ये अपना पूरा कंप्लीट कर लेना है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स है, इसको आपने पढ़ना है, कंप्लीट करना है, आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने ऐसे ही करते करते बढ़ना है, ऐसे ही करते करते बढ़ोगे, इजी लगेगा सारा कुछ।
धीरे धीरे करके क्वेश्चंस भी बनते जाएंगे उससे, और कुछ ना कुछ इसमें इजी होता रहेगा। ठीक है भाई, तो कंप्लीट कीजिएगा यहाँ तक। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।